गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू ड्रीम सेतु। कैसे हैं आप सब? राथिव जल्दी से ज्वाइन करो। और वो दूसरी लड़की, क्या नाम था उसका? प्राची, उसने नहीं ज्वाइन किया। हेलो, अभी तक आवाज आ रही है गुड डियर? इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग डियर। सो आपका ना एक तो लॉजिकल रीजनिंग की एक लास्ट वाली क्लास का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है? जी उसे एक्स्ट्रा क्लास में कल मैं डे में कभी भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। कल डे में करता हूं या फिर मैं वीक के लास्ट डेज में करता हूं। ये जो अपना कौन सैटरडे से पहले, फ्राइडे से पहले, उसमें कवर करेंगे। आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं, बस छोटा सा बचा हुआ है हेतु भाव, जो हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है? अभी हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। So what is the meaning of research? तो रिसर्च सर, क्या होता है किसी प्राची? किसी भी टॉपिक पे पहले से अगर मतलब किसी भी टॉपिक पे अगर पहले से उसको क्या कहते हैं वो सर मतलब उसका क्या बोलते हैं सर उसको बट उस पे कुछ डिस्कवर किया गया है, कोई हाँ थ्योरी मतलब दी उसको गई अगर है, पहले कोई से हाँ डिसीजन दिया गया है। हाँ, तो उसको और दोबारा उस से पर डिस्कवर दोबारा से डिस्कवर करना। तो क्योंकि ये टू वर्डों से बना है, इसके दोनों वर्डों को देखते हैं, ठीक है? ये दो वर्डों से मिलकर बना है। एक है इसका री और एक है सर्च, ठीक है? री होता है पुनः या अगेन, और डिस्कवर होता है खोज करना। रिसर्च होता है डिस्कवर करना, यानी कि किसी ऐसे पॉइंट पे दोबारा से खोज करना जिस पे पहले से रिसर्च हो चुकी है, उसे ही रिसर्च कहते हैं। एक हमारे जो किलफोर्ड किया, किल वुडी, ओ डी आई, वुडी, इन्होंने इसे डिफाइन किया कि रिसर्च एक है, वो स्टेप बाय स्टेप की जाती है। तो ये होता है, में क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को ढूंढना, प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद डिजाइन बनाना, सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है? सॉल्यूशन ढूंढना, उसका इवेल्युएशन करना, और इवेल्युएशन के बाद एक थ्योरी देना। तो ने ये बोला, किलवुड वुडी ने ये बोला कि जो रिसर्च होती है, रिसर्च एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, जिसमें किसी थ्योरी को पुनर्भाषित भी, यानी कि रीडिफाइन किया जाता है, रीडिफाइन, दोबारा से डिफाइन किया जाता है, या उसके तथ्यों को डिस्कवर किया जाता है, या उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश का इवेल्युएशन किया जाता है, और उसका सिंथेसिस किया जाता है, और तब एक थ्योरी या एक रिजल्ट दिया जाता है। इसे ही रिसर्च कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस यस सर। प्राची, इज दैट क्लियर? ओके। यस सर। यस सो मैं अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। OB JEC TIVE, ऑब्जेक्टिव्स। अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो एक बार ध्यान से सुनेंगे। जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया वो सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। अगर हम काउंटिंग के हिसाब से चले तो काउंट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रिसर्च का यही होता है कि ये किसी ऐसी थ्योरी पर पुनः रिसर्च किया जाता है, या री रिसर्च होता है। रिसर्च का मतलब अगेन डिस्कवर करना जिस पर पहले से कोई थ्योरी है। दूसरा, न्यू नॉलेज को गेन करना, नए ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, न्यू नॉलेज को तो आप गेन कर रहे हो, न्यू फॉर्मूलाज प्रमोट करना या न्यू फॉर्मूले बनाना। फोर्थ आपका आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का क्या करना,
सामान्यकरण करना, या कह सकते हैं उसे पब्लिक को बताना, उसकी जानकारी देना। फिर फिफ्थ हो जाएगा किसी समस्या का एनालाइज करना या विश्लेषण करना। सिक्स्थ हो जाएगा उस समस्या का समाधान ढूंढना। और सेवेंथ क्या हो जाएगा, मौजूदा ज्ञान जो है हमारे पास उसका समीक्षा करना और उसके क्या करना, संश्लेषण करना। जो हमारे पास ज्ञान है उसका संश्लेषण करना, या कह सकते हैं सिंथेसिस करना और इवेल्युएशन करना। यही एक रिसर्च के मूल मोटिव होते हैं। मूल मोटिव होता है तो जो मौजूदा हमारे पास नॉलेज है उसमें चेंज लाना, न्यू नॉलेज को लाना, और क्या हो जाएगा आपका, नई चीजों को डिस्कवर करना, नए फॉर्मूले बनाना, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना, उनका संश्लेषण या विश्लेषण या कह सकते हैं उन्हें एनालाइज करना, डिस्कवर करना। ये सारे उद्देश्य किसके हैं, हमारे रिसर्च के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इज दैट क्लियर? यस, यस सर। बोलो। अब जो इसके मैन है, जो इसके मैन पार्ट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना जब नोट्स बना रहे हो तो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल, एक तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात यह बताऊं कि आपके रिसर्च में से एक क्वेश्चन 2 नंबर से आएगा 100%। कभी कभी एग्जाम उठा के देखना, आपको एक क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स में से जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें टोटल 12 कैरेक्टर दिए गए हैं। टोटल कितने, 12। लेकिन इनके 3 जो है वो बड़े ड्रम में है, यानी कि उनका पार्ट बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। तो आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे वो तीनों। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा होता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, और थर्ड होता है वैलिडिटी। अभी आपकी क्लास के बाद आई विल सेंड यू नोट। जैसे ही क्लास ऑफ करूंगा साथ के साथ मैं नोट सेंड करूंगा। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम आज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। इनके सब पार्ट की होते हैं। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है, ये कंटेंट बेस होना चाहिए। आपकी जो रिसर्च है वो कंटेंट बेस होना चाहिए। मैं अभी इसका अर्थ बताता हूं। या आप इसे कह सकते हैं कि ये डेटाबेस होना चाहिए। डेटाबेस, मैं आपको मतलब बताता हूं कि एक जो रिसर्च होती है उसमें आपके पर्सनल जो ओपिनियन है वो, या किसी अन्य व्यक्ति की एडवाइस, दोनों ही इंपॉर्टेंसी नहीं रखते। अगर आपने अपने रिसर्च में किसी व्यक्ति की एडवाइस लेके कुछ चेंजेस किए हैं, या फिर आपका पर्सनल ओपिनियन मान के कुछ चेंज किया है, तो ऐसी रिसर्च वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो सही नहीं होगी। इसे ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। एक हिंदी अर्थ होता है तथ्यात्मक, ठीक है। और तथ्यात्मक से मतलब होता है तथ्य, और तथ्य मतलब डाटा, यानी कि जो डाटा कहता है आपको अपनी रिसर्च में सिर्फ उसे ही डिफाइन करना है, ना ही कुछ जोड़ना, ना ही कुछ घटाना, ना ही अपना पर्सनल ओपिनियन, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की एडवाइस। इन सब का यूज आपको नहीं करना है। यही होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर करो एक बार। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की। अब रिलायबिलिटी को भी आप 2 जगह तोड़ दो। जैसे हमने रिसर्च को 2 जगह तोड़ा, री प्लस सर्च बनाया। री माने अगेन और सर्च माने डिस्कवर करना, दोबारा से किसी चीज को डिस्कवर करना जो पहले भी डिस्कवर की गई हो, राइट। सो री यानी कि अगेन, और लाइबिलिटी का हिंदी अर्थ होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। अब अगर इसके हिंदी वर्ड से मैं इसे डिफाइन करूं तो रिलायबिलिटी, यानी कि एक छोटी सी पॉइंट को समझिए। यदि किसी भी रिसर्च में एक सैंपल पे
अलग अलग समय में सेम इक्विपमेंट सेम मेथड से अगर हम जितनी बार उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उतनी ही बार उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो कहा जाएगा कि आपके रिसर्च में रिलायबिलिटी है। यानी कि मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, ये एक आदमी है, एक रिसर्चर है, और ये सैंपल है ए। ये एक रिसर्चर ने, रिसर्चर का नाम ले लो एम, इसने एक सैंपल लिया ए, इसने इसमें इक्विपमेंट जो यूज किए वो किए बी, और जो मेथड लिया वो लिया सी, और इसने दिया एक रिजल्ट डी। सो अगर आपके रिसर्च में रिलायबिलिटी है, देन आप जब एक सैंपल पे इक्विपमेंट और मेथड से कोई रिजल्ट देते हो, दोबारा जब भी और जितने भी समय बाद सेम सैंपल पे सेम इक्विपमेंट और सेम मेथड से आप रिजल्ट निकालोगे तो हर बार आपका रिजल्ट डी यानी कि सेम ही आना चाहिए। इसे बोलते हैं रिलायबिलिटी। और किसमें? कि आपकी रिसर्च में रिलायबिलिटी है कि जितनी बार भी हम इसे टेस्ट करते हैं सेम इक्विपमेंट से तो हर बार इसका क्या आता है, सेम ही आंसर आता है या रिजल्ट सेम आता है। इसे रिलायबिलिटी कहते हैं। ये एग्जांपल इसका यहां नोट कर लेना। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, अब रिलायबिलिटी अकेला नहीं होता, रिलायबिलिटी के पार्ट्स है, रिलायबिलिटी के पार्ट्स भी होते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, और उन चारों पार्ट्सों को हम अभी क्लियर करेंगे। There are 4 types of reliability. Reliability. Kinds. देखो, ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रीटेस्ट। एक होता है इंटर टेस्ट, आंतरिक मापदंड या आंतरिक परिणाम, इसे बोलते हैं इंटर टेस्ट। फिर होता है पैरेलल, PARLLER, पैरेलल टेस्ट। और एक होता है इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी, इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी, ठीक सर है। ये राइट वाला सर, ये हाँ। पूरा लाइट की वजह से, लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया था। अच्छा अच्छा, इसको आप नोट करो, मैं थोड़ा से नीचे लिखता हूं। इंटरनल की, हाँ इंटरनल का नीचे लिख दीजिए, इंटरनल और नीचे। चलो यहां लिखते हैं इंटरनल इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी, ठीक है। कौन सी डेंसी होगा, है ना? क्यों यू, बोलो। हाँ। कंसिस्टेंसी, कॉन्सिक्वेंसी नहीं, कंसिस्टेंसी, सॉरी, है ना। चलिए, सो ये 4 टाइप के होते हैं। अब हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। देखो, वर्ड अगर हिंदी अर्थ की भी बात कर लो, टेस्ट रीटेस्ट, परिणाम पुनः परिणाम, ठीक है। इंटर टेस्ट आंतरिक आंतरिक परिणाम, पैरेलल टेस्ट समवर्ती परिणाम, इंटरनल टेस्ट आंतरिक मापदंड, आंतरिक कंसिस्टेंसी, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम एक बार क्लियर करते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट क्या होता है। टेस्ट रीटेस्ट में क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो एक रिसर्चर है,
इसका नाम है राम, राइट। इसने एक सैंपल लिया और सैंपल लिया ए, राइट। सैंपल ए लिया, इसने किया टेस्ट, इसने लिया इक्विपमेंट बी और मेथड सी और एक रिजल्ट दिया डी, और ये इसने आज की डेट में किया 30/5/2022 में। फिर ये इसने फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम फिर से राम ने क्या किया, डेट 28/06/2022 में सेम सैंपल लिया ए, सेम ही इसने क्या किया, इक्विपमेंट लिए बी, सेम ही मेथड लगाया सी, तो इसका रिजल्ट भी सेम आया। दिस इज योर टेस्ट एंड रीटेस्ट रिलायबिलिटी। माना जाएगा कि आपकी रिसर्च में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है यदि एक रिसर्चर एक टाइम सेम सैंपल पर सेम इक्विपमेंट सेम मेथड से अगर रिजल्ट हर बार सेम देता है, तब आपका हो जाएगा कि आपकी रिसर्च में टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, इंटर टेस्ट। अब इंटर टेस्ट क्या होगा भैया, ज्यादा ना बोलते हुए थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां पर जो टेस्ट और रीटेस्ट में थे, तो रिसर्च में दोनों टाइम टेस्ट लेने वाले आदमी एक था, यहां पर सेम मेथड रहेगा, आदमी दो अलग अलग होंगे। यानी कि एक रिसर्चर होगा, रिसर्चर नंबर 1, वो एक सैंपल लेगा ए, और रिसर्चर नंबर 2 भी होगा भैया, उसे भी यही सैंपल दिया जाएगा ए। ये जिन मेथड्स का इक्विपमेंट्स का यूज ये करेगा, जैसे बी का किया और मेथड सी का किया, वैसे ही इक्विपमेंट बी का सेकंड वाला करेगा और मेथड सी का सेकंड वाला करेगा। अगर अभी भी दोनों के रिजल्ट सेम हैं, अभी भी दोनों के रिजल्ट सेम है, तो इसे इंटर टेस्ट रिलायबिलिटी कहेंगे। यानी कि अब की बार रिसर्च करने वाले दो अलग अलग रिसर्चर हैं और दोनों का सैंपल सेम है, दोनों का इक्विपमेंट सेम है, दोनों के मेथड सेम है और दोनों का रिजल्ट भी अगर सेम आया, तो इसे क्या कहोगे आप, इंटर टेस्ट या आंतरिक परिणाम। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं और आप, मुझे एक डाटा बना के दिया गया, मुझे एक क्वेश्चन का सेट बना के दिया गया, आपको भी सेम सेट को दिया गया। एक मरीज है जिसको घाव लगा है हॉस्पिटल में, कुछ क्वेश्चन मुझे दिए गए और वही क्वेश्चन आपको भी दिए गए। हम पहुंचे मरीज के पास, एक डाटा मैं कलेक्ट करके लाया और मैंने कहा कि उसका घाव काफी हद तक सूख गया। एक डाटा आप कलेक्ट करके लाए सेम मेथड से, सैंपल भी सेम था, एक ही मरीज, मेथड भी सेम था, वही क्वेश्चन आपसे और वही क्वेश्चन में, और आपने कहा कि उसका घाव काफी हद तक सूख गया है, यानी कि वो काफी हद तक ठीक है। तो दोनों रिजल्ट अगर सेम आए तो इसे आपका इंटर टेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? बताओ, फिर आगे Yes, sir. चलेंगे। अब पैरेलल, पैरेलल का हिंदी अर्थ होता है समांतर, ठीक है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, यू जी सी। देखो, मान लो आज आपका, आज ये यूजीसी नेट का हमने पेपर स्टार्ट कर दिया और ये इसका सेट फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है और ये इसका थर्ड टेस्ट है। ठीक है, हमें क्या करना था, हमने लेना है टेस्ट जो आज की तारीख में क्वेश्चन आए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कल की तारीख में वही आ जाएंगे, या जो कल और आज में मिलके आया होगा वो परसों आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है।
क्वेश्चन तो हर बार चेंज आएगा। सो देखो, अगर मान लो एक आदमी है, कौन, ए, हमने ए से पहले टेस्ट कराया, टेस्ट नंबर, सेट नंबर फर्स्ट, और इसमें इसने 70% मार्क्स गेन किए। अगर हम इससे सेकंड कराएं तो भैया ये इसमें 65 से 75 के बीच प्राप्त कर लेगा, क्योंकि नॉलेज तो बराबर लगेगी, चीज तो सेम है। अगर मैं इससे तीसरा टेस्ट भी इसी से करा दूं तो भैया ये यहां पे 65 से 78 या 80 के बीच में आ जाए, यानी कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो लगभग समांतर आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, समांतर। तो ध्यान देना, अब की बार क्या किया है, पैरेलल में किसी एक डेटा को या किसी एक वस्तु की जानकारी के लिए या किसी एक तथ्य को एक्सेप्ट करने के लिए मेथड अलग अलग होते हैं, लेकिन पॉइंट एक ही होता है। और अगर अलग अलग मेथड से भी उसका रिजल्ट सेम आए तो ये आपका पैरेलल टेस्ट होता है। यानी कि यूजीसी वाले आपका फर्स्ट सेट ले लो, सेकंड सेट ले लो या थर्ड सेट ले लो, तीनों सेट से जानना तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आपको पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट की नॉलेज कितनी है, इससे अलग कुछ नहीं जानना चाहते। अब की बार मेथड्स अलग अलग, इक्विपमेंट अलग अलग हैं, और जब एक थिंग को जानने के लिए या एक वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मेथड और इक्विपमेंट अलग अलग हो, लेकिन बावजूद इसके उनका रिजल्ट अगर समांतर आ जाए, लगभग सेम आ जाए, आसपास आ जाए, तो इसे पैरेलल टेस्ट बोलते हैं। बताओ क्लियर है या नहीं, बताओ क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर। चलिए फिर अब बढ़ेंगे आगे, और आगे क्या करते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब मैं ना एक सवाल आपसे करूंगा, इसमें क्या होता है, इसमें रेटिंग के माध्यम से रिसर्च किया जाता है, ठीक है, ठीक है। मान लो आपको 1 से 10 के बीच में रेटिंग देना है। मेरे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और उन्हें आपको रेटिंग देना, ठीक है। दो तरीके से रेटिंग दिया जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। यहां पे भी दो ही तरीके से पॉजिटिव देना है और नेगेटिव देना है। आपको नेगेटिव देना है एंड प्राथमिक आपको पॉजिटिव देना है, राइट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने ज्यादा पॉजिटिव हो। प्राचीन, कितने अंक दोगे इस बात को, कितना रैंक करोगे इस क्वेश्चन पे। 10 सर, 10। 10, वेरी गुड। इन्होंने किया 10। एंड मीनाक्षी, मैं आपसे सेम क्वेश्चन करता हूं, आपको नेगेटिव देना है कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितना ज्यादा पॉजिटिव हो। बताओ कितना हो, 1 से 10 के बीच में रैंक देनी है, नेगेटिव बताना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी कि आपने दिया फर्स्ट, आपने सिर्फ एक रैंक दी क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेके पॉजिटिव नहीं हो। प्राथमिक ने अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव है, तो उसने 10 अंक दिए। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, मैं बोल रहा हूं कि जब आपने ये बोला कि मेरा तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बहुत अच्छा है, तो मैं अब क्वेश्चन करता हूं, आपका आज का दिन कैसा होगा। प्राथमिक कैसा होगा, उसको कैसी रैंकिंग दोगे। 10 देंगे सर। 10, मेरा वेरी फ्यूचर गुड। मेरा अच्छा रहेगा। हाँ, सो आप इस पे नेगेटिव दोगे यानी कि 1 दोगे। यानी कि इस बात से क्या बात कंफर्म होती है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी को रिलेशन बताती है किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट के बीच में। क्या बताता है, को रिलेशन को बताता है कि अगर आपने पहले को फर्स्ट रैंक दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेकंड को 10 रैंक दे दो। अगर पहले को फर्स्ट सेकंड दिया, फोर्थ को भी। आवाज आ रही है बेटा। यस सर, यस सर।
यस सर, आ रही है आवाज। राजीव आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको? हाँ हाँ हाँ, बेटा बताया तो था, बारिश की वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू। ठीक नहीं, है, मेरे सो को लगा सर अगर मेरी आप आवाज। नहीं, अगर आपने पहले क्वेश्चन को फर्स्ट रैंक दिया तो दूसरे को भी फर्स्ट देना पड़ेगा, तीसरे को भी फर्स्ट देना पड़ेगा, फोर्थ को भी, क्योंकि वो क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटिव है। अगर आपने पहले को 10 दिया तो दूसरे को भी 10 देना पड़ेगा, तीसरे को भी 10 देना पड़ेगा और फोर्थ नंबर को भी 10 देना पड़ेगा। सो इंटरनल कॉन्सिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च है वो एक दूसरे से, जो उसका डाटा है वो कोरिलेट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसे ही बोलते हैं पूरा नेटवर्क। नहीं, साथिब गया। हेलो बेटा प्राची, हेलो। समझ में आया? नहीं सर, समझ में? लास्ट लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। मतलब अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रहेंगे तो आगे? देखो, अगर आपने तो एक देना पड़ेगा, तीसरे को भी एक रैंक देना पड़ेगा, फोर्थ को भी एक ही रैंक पर देना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट को 10 रैंक दिए तो दूसरे को भी है कि संबंध है ना कॉज एंड इफेक्ट का, वो एक दूसरे से क्या रिलेटिव होता है, जुड़ा हुआ होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फर्स्ट को तो मैंने एक दिया और दूसरे को मैं 10 दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चनों के बीच में या उस रिसर्च में इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी या कोरिलेशन नहीं है। समझ में आया? यस सर, यस सर। अब इस पूरे मेथड को चेक करने का एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट स्प्लिट हाफ मेथड। ये स्प्लिट हाफ मेथड याद रखना है। वास्तविक रूप में इंटरनल किसी तो बी को यहां भी या तो 70 ले आएंगे या 75 ले आएंगे, ये 75 से 80 के बीच में ले आएंगे। दोनों का अगर सेम आता, दोनों जगह अलग अलग देने पे भी अगर हमने उसे आधा किया, एक बार नीचे वाला इससे करवाया, एक बार ऊपर वाला, और दोनों का रिजल्ट अगर उसका सेम है, पहले का रिजल्ट भी और दूसरे का, तो इसे स्प्लिट हाफ मेथड बोलते हैं, जब हम किसी क्वेश्चन को ब्रेक कर देते हैं बीच। बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर, मेरे को कुछ बोलो भी बेटा समझ नहीं प्राप्त। आया, क्योंकि बिल्कुल भी नेटवर्क स्टेबल नहीं रहा है। बिल्कुल भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वापस आप डिस्कनेक्ट होते रहो। डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। तो एक काम करते हैं बेटा राकीब, यस हेलो, सर। हम कल अलग से आपके लिए 1 घंटा इस क्लास को लगाएंगे, ठीक है? डोंट वरी, क्योंकि नेटवर्क इशू हो ही रहा है, यहां भी बारिश बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। ओके डियर, जहां तक का कर लेना, जहां तक समझ में आया है उससे आगे कल करा देंगे, ठीक है? यस सर, ये इंटरनल कंसिस्टेंसी तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। हाँ, इंटरनल कंसिस्टेंसी तक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद में वैलिडिटी हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से भी नेटवर्क बार बार ब्रेक हो रहा है। ठीक है गाइस? अच्छा ओके सर, बेटा। और सर वो आपने नोट्स नहीं भेजे थे, अनुमान वाले भी नहीं भेजे, और ये आज रिसर्च वाले हो गए, अब तो 3 हो गए हैं। ठीक है, मैं अभी बस ब्रेक का, आपकी क्लास ब्रेक करने के बाद पहले नोट्स ही भेजता हूँ, ठीक है? पहले ओके एक तो नेटवर्क इशू है, व्हाट्सअप भी नहीं चल पा रहा, मैं करता हूँ बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके ओके डियर? ओके ओके, थैंक यू सर। ओके गाइस।
ओके।